So next is methods of pre-stressing. What? Methods of pre-stressing. देखो pre-stressing का प्रोसेस हमें समझ में आ गया कि टेंडल्स को स्ट्रेच करके लगा देना है जिससे प्री-स्ट्रेसिंग हो जाएगी, राइट। कंक्रीट में लगाना है, राइट। मतलब दो चीजें हैं मेनली, एक है स्ट्रेच या फिर इसे लिख लेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडल्स, स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडल्स, और दूसरे को बोल देंगे प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, राइट। ओके, इन्हीं दोनों से मेथड डिसाइड होता है, राइट। एक मेथड में हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडल्स करते हैं, फिर हम प्लेस करते हैं कंक्रीट को। दूसरे मेथड में हम कंक्रीट को पहले प्लेस कर देते हैं और स्ट्रेचिंग बाद में करते हैं, राइट। बस यही मतलब कि पहला मेथड क्या हो जाएगा, द फर्स्ट मेथड इज प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, राइट। प्री टेंशनिंग में क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रेचिंग ऑफ टेंडन्स है वो पहले होगा, राइट, और जो प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट है वो बाद में होगा, राइट। देखो क्या होता है, वैसे डायग्राम्स के साथ मेरा कुछ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, बट आई गेस कि आपको समझ में आ जाएगा अगर सीधा बन जाएगा तो, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं कंक्रीट बेड, कंक्रीट बेड। अब क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर ये ऐसे स्पेस छोड़ देते हैं और इस स्पेस में जो हमारी टेंडेंस है वो इस तरीके से मूव कर रही होती है, राइट। ये क्या है, टेंडेंस। अब इधर क्या किया हमने, एंकरेज सिस्टम लगाया, राइट। ये क्या है, राइट। और इसे हम बोलते हैं, जो सबसे पहले यहां पर लगी है, इसे हम बोलते हैं एंकरिंग प्लेट, एंकरिंग प्लेट, राइट। देखो अब ये एंकरेज है क्या, देखो ये डिवाइस है जो ये इंश्योर करता है कि ये जो टेंडन है ना ये कंक्रीट के साथ बना रहे, मतलब कि ये जो पोजीशन है ना ये ना हिले, क्योंकि देखो अगर किसी की पोजीशन हिल रही है तो आप उसे खींच सकते हो क्या, कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, राइट। अगर रस्सी कहीं पर बंधी नहीं है तो क्या आप उसे टाइट कर सकते हो, अगर रस्सी कहीं पर एंकर्ड नहीं है ना, जो घर पे कपड़े सुखाने वाली रस्सियां होती हैं, अगर वो कहीं पर बंधी नहीं है तो आप कैसे टाइट करोगे, एक सिरा या एक साइड, एक एंड तो उसका कहीं पर एंकर्ड होना चाहिए, राइट, और वो ये वाला सिरा है, ओके। यहाँ पर ये क्या हो जाती है, एंकरिंग प्लेट क्या होती है कि जो स्ट्रेस है यूनिफॉर्मली जाए, मतलब एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड ना हो जाए, इसीलिए हम एक प्लेट लगा देते हैं, क्लियर। और दूसरी तरफ से हम फोर्स लगाते हैं, राइट। ये जैक सिस्टम होता है जिससे हम इसे टेंशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ से खींच रहे हैं, राइट। यही तो करना था, 70 to 80% स्ट्रेंथ से क्या करना था, खींचना था। यानी पहले हमने क्या कर दिया, स्ट्रेचिंग, पहले हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया या फिर स्ट्रेस्ड कर दिया, राइट। इसको क्या बोल सकते हैं कि हमने पहले क्या कर दिया, स्ट्रेस्ड कर दिया, ओके। और फिर यहाँ पर हमने कंक्रीट को पोर किया, मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर नहीं है वरना आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आता, ठीक है। यहाँ पर एक इंसुलेटर ऐसे रखा होता है जैसे हम रॉड को हटा पाए, ये क्या है आपका कंक्रीट, पोर कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टाइम देंगे इसको, राइट। कंक्रीट को हम सेटल होने का टाइम देंगे, मतलब कि जब तक ये पूरी तरीके से हार्ड नहीं हो जाता। जैसे ये हार्ड हो जाता है हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं इसे, यहाँ से कट कर देते हैं, राइट। यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ से भी क्या कर देते हैं, एंकर कर देते हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, हमने पहले टेंडल्स को लगा दिया,
कनेक्शंस को इंसर्ट करके एक तरफ से एंकर कर दिया, दूसरी तरफ से जैक से स्ट्रेच कर दिया, फिर उसमें कंक्रीट क्या कर दिया, पोर कर दिया। कंक्रीट पोर करने के लिए जो भी उसका हार्डनिंग टाइम है उस टाइम तक के लिए उसे छोड़ दिया। मतलब कि क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि जब हार्ड होगा ना तभी ये जो आपका टेंडन है और ये जो कंक्रीट है इसके बीच में कनेक्शन बनेगा। क्या बनेगा, इसके बीच में कनेक्शन बनेगा। और जैसे ही हमने क्या किया, फिर इसको कट किया और यहाँ से एंकर कर दिया। जो भी एडिशनल वायर था आपका, जो भी एडिशनल टेंडन थी आपकी, उसे क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे ही कट करोगे यहाँ पर क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, मतलब कि ये खींचा हुआ था आपने तो कंप्रेस करेगा, और यहाँ पर पूरे कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगी, और इसी को बोल देते हैं हम प्री टेंशन कंक्रीट। प्री टेंशन कंक्रीट, प्री टेंशन कंक्रीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। बहुत सिंपल सा था। मतलब दो ही चीजें हैं, पहले या तो आप स्ट्रेस कर दो फिर कंक्रीट पोर करो। अब दूसरे में क्या होगा, पोस्ट टेंशनिंग, इसमें हम पहले कंक्रीट पोर कर देंगे बाद में स्ट्रेच करेंगे। देखो ये कैसे होता है कि पहले कंक्रीट पोर कर रहे हैं और बाद में स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग ये भी बिल्कुल ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ जैसा भी मेरे से डायग्राम बन पा रहा है। दैट इज व्हाट, कंक्रीट बेड या फिर प्री स्ट्रेसिंग बेड, प्री स्ट्रेसिंग बेड। ओके, अब क्या होगा कि यहां पर हम क्या करेंगे, पहले कंक्रीट को पोर कर देंगे और उसे हार्ड होने के लिए छोड़ देंगे, राइट। लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे कि सपोज आपका ये कंक्रीट का ब्लॉक है, तो यहां पर जो है ना हम एक नैरो पाथ छोड़ देते हैं, राइट। और ये नैरो पाथ किसी भी तरीके से छोड़ा जा सकता है, राइट। किस तरीके से छोड़ा जाता है, कोई आपने पाइप लगा दिया बीच में और उसके बाद कंक्रीट को पोर कर दो, कंक्रीट को पोर करो और उसे हार्ड होने के लिए छोड़ दो। उसके बाद जो है ना, जैसे ये हार्ड हो जाता है तो आप इस पे टेंडेंस लगाओ, ठीक है। और टेंडेंस लगा के फिर से क्या करेंगे हम, एंकर कर देंगे एक तरफ से एंकर कर देंगे और दूसरी तरफ से स्ट्रेच करेंगे। एक तरफ से एंकर करेंगे, दूसरी तरफ से क्या करेंगे, स्ट्रेच। बट इसमें पहला प्रोसेस क्या हो जाता है, पहला प्रोसेस हो जाता है पोरिंग ऑफ कंक्रीट, राइट। पहले हम कंक्रीट को पोर कर देते हैं। दूसरा पार्ट होता है स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडेंस, स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडेंस, स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडेंस। मतलब कि जब ये हार्ड हो गया, इसके बाद हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया। देखो हो सकता है कि उस टाइम पर इसमें कनेक्शन ना हो, मतलब कि जो टेंडेंस हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट कंक्रीट पार्टिकल से ना हो, लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल लोड लगेगा ना तो ये टेंडेंस के कांटेक्ट में आपके कंक्रीट पार्टिकल्स आएंगे, और जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे स्ट्रेस ट्रांसफर होगा। इन दिस केस एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि जब हम इसको कट करते हैं ना तो ये एक बहुत स्पेस है और इस स्पेस में डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं, मॉइस्चर जा सकता है, तो इसलिए हमें इसे कवर करना पड़ता है और इसे हम कंक्रीट से ही फिल कर देते हैं ताकि इसमें अंदर डस्ट पार्टिकल नहीं जाए, कोई मॉइस्चर नहीं जाए, राइट। एंड बाकी का ये जो स्पेस है ना, जो ये आपको थोड़ा सा फ्री छोड़ रहा है मेरी गंदी ड्राइंग के बाद भी जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, इसमें हम कोई और मटेरियल फिल कर देते हैं। कंक्रीट भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कंक्रीट जो है ना अगर अलग से मोनोलिथिकली नहीं फिल होता है तो उसमें वैसा बॉन्ड नहीं आता है, राइट। तो हम वो कोई भी मटेरियल ऐसा फिल कर देते हैं जिससे ये स्ट्रेस ट्रांसफर हो जाए, राइट। सो दो मेथड होते हैं, बहुत ही सिंपल है आपको डिस्टिंग्विश करना। क्या है, पहले मेथड में हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग या स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडेंस पहले करते हैं, पोरिंग ऑफ कंक्रीट बाद में करते हैं।
दूसरे में हम क्या करते हैं, पोरिंग ऑफ कंक्रीट पहले करते हैं एंड स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडेंस बाद में करते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं, राइट। मैं उस पर इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, राइट, बट ये 2 मेथड होते हैं। नेक्स्ट होता है, आपको ये थोड़ा एंकरिंग डिवाइस आई गेस आपको समझ में आ गई हो, राइट। यहाँ पर ये फिर वही एंकरिंग प्लेट क्या काम होता है, अपनी पोजीशन पे रखना। क्योंकि देखो अगर ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा और वापस जाने का ट्राई किया और वापस चला गया, फिर स्ट्रेस खत्म, राइट। स्ट्रेस का यार बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब तक कोई रोक रहा है तब तक स्ट्रेस फील होगा आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे रहते थे, रात में 10 बजे के बाद पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, बड़ी स्ट्रेस होती थी आपको। अब आप बाहर कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर बाहर रहकर पढ़ रहे हैं, अब 10 बजे बोलो 12 बजे निकलो, कोई स्ट्रेस नहीं है। मतलब जब कोई एक्सटर्नल मतलब जब कोई रोक रहा होता है तभी स्ट्रेस होता है। अगर ये एंकरिंग डिवाइस नहीं है तो कोई कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है। आपने स्ट्रेच करके छोड़ा, वो अपनी पोजीशन पे आ गया, स्ट्रेस खत्म। तो एंकरिंग डिवाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, राइट। ओके, अब इस प्रोसेस में ना कुछ लॉस होते हैं। लॉस, प्री स्ट्रेसिंग का लॉस। प्री स्ट्रेसिंग का लॉस क्या हो सकता है? प्री स्ट्रेसिंग का सिर्फ एक लॉस हो सकता है, जिसके अलग अलग तरीके होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सॉरी, उससे पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे इसके। मैं बता देता हूँ कैसे लॉस हो सकता है। देखो, आपका काम था स्ट्रेच करना और कंप्रेशन इंड्यूस करना कंक्रीट में। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये जो कंप्रेसिव फोर्स है या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, ये कंक्रीट में उतने अच्छे से इंड्यूस ना हो पा रहे हैं, राइट, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो हमारा पर्पस था अगर वो ठीक से पूरा नहीं हो रहा है, तो वो जिस वजह से पूरा नहीं हो रहा है उसे हम लॉस बोल देंगे, राइट। हमारा पर्पस क्या था कि इसको स्ट्रेच करो, ये वापस जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा। अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं हो पा रही है, लॉस है, राइट। चलिए ठीक है, लॉस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। राइट, सो लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस। देखो, सबसे पहला एडवांटेज कि जो मटेरियल का कंजप्शन था ना वो कम हो जाता है, राइट। पहले लिख देता हूं, कंजप्शन ऑफ मटेरियल इज रिड्यूस्ड। कैसे? देखो भाई, कंक्रीट जो पहले थी ना, राइट, उस कंक्रीट में सपोज आप M30 ले लो, ये कितना ले लो लोड, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जो प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इसकी स्ट्रेस पहुंच जाती है 200 से भी ऊपर, जो इसमें ट्रेडिशनल कंक्रीट के कंपैरिजन में स्ट्रेस कई टाइम्स ऊपर चली जाती है। अब इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? अगर सपोज मुझे 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी 200 न्यूटन का लोड कैरी कराना है, तो इसके लिए आपको 7 mm स्क्वायर से भी बड़ा एरिया चाहिए। देखो 30 ले रहा है, 210 ऑलमोस्ट 7 हो जाता है, राइट। तो लगभग ऑलमोस्ट 7 mm स्क्वायर एरिया चाहिए, तब 200 न्यूटन कैरी कर पाएगा ये। एंड इस केस में कितना एरिया चाहिए, 1 mm स्क्वायर, विच इज इनडायरेक्टली क्या है, मटीरियली तो रिड्यूस हुआ है, नहीं हुआ है, मटीरियली तो रिड्यूस हुआ है। मतलब कि अगर आप प्री स्ट्रेसिंग कर देते हैं तो मटीरियल बहुत रिड्यूस हो जाता है, और मटीरियल रिड्यूस होने के साथ साथ और क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सेल्फ वेट, रिडक्शन ऑफ सेल्फ वेट, राइट। जैसे मटेरियल रिड्यूस हो गया, सेल्फ वेट रिड्यूस हो गया, और इसी लेस कंजप्शन के साथ साथ क्या हो जाता है, 1 mm स्क्वायर 200 न्यूटन ले रहा है लोड, राइट, 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है, राइट।
लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। बेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी, बेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब अगर लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो जो बेंडिंग है वो क्या होगी, कम होगी, राइट। मतलब कि बेंडिंग मूवमेंट लोड तो आएगा, लेकिन जो बेंडिंग की रेजिस्टिंग पावर है वो बढ़ गई है, और अगर वो बढ़ गई है तो क्या होगी, बेंडिंग कम होगी, राइट। और अगर बेंडिंग कम होगी देन यू कैन मूव अप टू लॉन्गर स्पैन्स, लॉन्गर स्पैन्स, क्योंकि बेंडिंग ही तो रोक रही थी हमें लॉन्गर जाने से, राइट। उसी के लिए आपको एक पर्टिकुलर रेट चाहिए थी, लेकिन अगर आप बेंडिंग अगर कम हो गई तो आप लॉन्गर स्पैन्स तक मूव कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप लॉन्गर स्पैन तक मूव कर सकते हैं और बेंडिंग नहीं है, मतलब डिफ्लेक्शन कम है, डिफ्लेक्शन कम है तो क्रैक्स कम आएंगे, लेसर क्रैक्स, क्या होगा, क्या होंगे, क्रैक्स कम आएंगे, राइट। तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसको भी स्टार ही कर देता हूँ, यहाँ बन दिया ना, ओके। तो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से, या आप और भी थोड़ा सर्च करिएगा, आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो फ़ायदा है वो मैंने आपको बता दिया। आप लॉन्गर स्पैन तक जा सकते हैं, हैवी लोड ले सकते हैं। इनफैक्ट जो स्लीपर्स होते हैं ना, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, जो रेलवे लाइंस होती हैं ना, उसकी जो पटरियाँ होती हैं उसे हम रेल बोलते हैं, और रेल जहाँ पर रखी होती है, राइट, वहाँ पर नीचे एक कॉन्क्रीट का ब्लॉक आपको ऐसा दिख रहा होगा, उसे हम बोलते हैं स्लीपर्स। तो वो जो स्लीपर्स है ना, वो भी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के बने होते हैं। अब ट्रेन का इतना सडन लोड, राइट, इतना रोलिंग लोड एक साथ लगता है, फिर भी वो कैरी कर जाते हैं, तो बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है और छोटा सा मेंबर ले जाता है, राइट। सो ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? अरे डिसएडवांटेजेस किसी भी नई टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है पैसा। बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव कैसे बन जाता है कि जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है ना, सॉरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट तो चलो महंगा ही है, जो आपने हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज किया है जिसे आप कैंडल्स बोल रहे हैं, ये लगभग 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव है नॉमिनल कंक्रीट के। 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव किससे? माइल्ड स्टील, Fe250, जो माइल्ड स्टील है ना उससे 3 to 4 टाइम्स एक्सपेंसिव है, करेक्ट। दूसरा, ये सब कुछ डिपेंड करता है, पूरी प्री स्ट्रेसिंग डिपेंड करती है आपकी एंकरिंग पे। अगर आपने जो टेंडेंस है उसको आप ठीक पोजीशन पे रोक नहीं पाए ना, तो स्ट्रेस ट्रांसफर होगा ही नहीं, और अगर स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं होगा तो प्री स्ट्रेसिंग का कोई मतलब नहीं है। और ये जो एंकरिंग डिवाइसेस हैं ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, राइट। जो एंकरिंग डिवाइसेस हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप छोटे स्पैन के लिए ये करना चाह रहे हो ना, तो बहुत ही खराब आइडिया है, राइट। नॉट सुटेबल या फिर नॉट इकोनॉमिकल बोलते हैं, इट इज बेटर वर्ड फॉर शॉर्टर स्पैन्स, नॉट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्टर स्पैन्स। एंड आपको प्रोसेस से समझ में आ रहा होगा कि ये प्री कास्ट मेंबर्स होते हैं, राइट। पहले से हम बना लेते हैं, राइट। अगर हम पहले से बना लेंगे ना तो अपनी शेप एंड साइज में मोल्ड करना हमारे लिए मुश्किल है ना, तो मोल्डिंग डिफिकल्ट होती है, राइट। मोल्डिंग क्या होती है, एक डिसएडवांटेज की तरह आती है। देन ट्रांसपोर्टेशन फिर से वही एक्सपेंस पे आ जाती है बात की, पैसा बहुत लगता है, क्योंकि अगर ये प्री कास्ट मेंबर्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बहुत ही हाई स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, मतलब ये नॉर्मल लेबर्स की बात नहीं है। अगर आपके वर्कर्स वो स्किल्ड नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, तो हमें हाई स्किल लेबर चाहिए होते हैं, जो अगेन फिर से एक्सपेंसिव है। तो सारा घूम फिर के पैसे पे ही बात आ जाती है। तो डिसएडवांटेजेस में तो यही है। एडवांटेजेस में आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, आप बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, थोड़े से जो नॉर्मल ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनसे जल्दी भी बन जाता है, राइट।
सो यहाँ तक आएगी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं लॉसेस की कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं हमारे प्री स्ट्रेसिंग में। ओके, अब ये जो लॉसेस हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपका मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कौन सा है, प्री टेंशनिंग है या पोस्ट टेंशनिंग है। कुछ लॉसेस प्री टेंशनिंग में होते हैं, कुछ लॉसेस पोस्ट टेंशनिंग में होते हैं और कुछ दोनों में होते हैं। कुछ तुरंत हो जाते हैं, कुछ टाइम डिपेंडेंट हैं। तो इतना सारा कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, राइट, और आपके मतलब का भी उतना ही, राइट। मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा सबसे पहला लॉस, and that is elastic shortening। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्री टेंशनिंग और इधर लिख देता हूँ पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं बताता जाऊंगा कि ये जो लॉसेज हैं प्री टेंशनिंग में होंगे या पोस्ट टेंशनिंग में होंगे या फिर दोनों में होंगे। सबसे पहले तो ये लॉस समझो इलास्टिक शॉर्टेनिंग क्या होती है। देखो, इलास्टिसिटी तो समझते हो, हमने अभी डिस्कस भी किया कि आपने किसी चीज़ को खींचा, फोर्स हटा दिया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। अब आपने स्ट्रेच किया है तो जो नेचुरल कंडीशन है इलास्टिसिटी की वो क्या होगी, शॉर्ट करना, राइट। अगर आप इलास्टिक को खींच रहे हो मतलब स्ट्रेच कर रहे हो, तो अगर आप फोर्स हटाते हो तो वो शॉर्ट ही तो होगी थोड़ी, राइट। तो शॉर्टनिंग तो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और जितना ज़्यादा ये शॉर्ट होती जाएगी, राइट, मतलब जितनी अपनी पोजीशन पे आती जाएगी उतना स्ट्रेस खत्म होता जाएगा। जितनी अपनी पोजीशन पे आती जाएगी जो आपकी इलास्टिक है उतना स्ट्रेस खत्म होता जाएगा। सेम होता है टेंडेंस में। अगर टेंडेंस अपनी पोजीशन पे शॉर्ट होके आ गए तो स्ट्रेस खत्म, और स्ट्रेस नहीं है मतलब जो पर्पस था वो फेल हो गया, मतलब ये लॉस है, दैट इज लॉस इन प्री स्ट्रेसिंग, राइट। मतलब इलास्टिक शॉर्टनिंग समझ में आ रहा है। और इलास्टिक शॉर्टनिंग कौन रोकेगा, एंकरेज। तभी मैंने बोला एंकरिंग डिवाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अब एंकरिंग डिवाइस का सपोर्ट मिल जाता है प्री टेंशनिंग में, सॉरी यहाँ पर इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है, यहाँ पर इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो कंक्रीट जो है ना, जो प्री टेंशनिंग है उसमें हमने क्या किया, पहले स्ट्रेच कर दिया, कंक्रीट पोर कर दिया। कंक्रीट में कुछ वाइड्स होते हैं, राइट। आप चाहे जितना भी डेंस ले लो कुछ ना कुछ वाइड्स होंगे, और उन वाइड्स में स्पेस मिल जाता है इस टेंडन को शॉर्ट होने का, राइट। तो जैसे ही आप कट करते हो ना, जितना भी स्पेस मिलता है उतने में ये शॉर्ट हो जाता है, राइट। और ये अगर शॉर्ट हो जाता है तो वो लॉस होता है। पोस्ट टेंशनिंग में ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए पोस्ट टेंशनिंग बाद में इवॉल्व हुआ, और पोस्ट टेंशनिंग में हम क्या बिल्कुल अलग से ही कर रहे हैं। जब लोड आएगा तब वहाँ पर होगा और मटेरियल के थ्रू स्ट्रेस ट्रांसफर होगी, मतलब ऐसा कोई हम पोस्ट छोड़ ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर कोई स्पेस छोड़ ही नहीं रहे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये प्री टेंशनिंग में होता है लॉस, पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होता है। सेकेंड लॉस देखते हैं, दैट इज श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। अच्छा देखो, पहले तो मैं बोल देता हूँ ये दोनों में ही होता है, और फिर समझिए श्रिंकेज होता क्या है। श्रिंकेज मतलब श्रिंक करना। जब कभी हम हीट करते हैं ना, राइट, कंक्रीट को क्या करते हैं, जब कंक्रीट में टेम्परेचर इंड्यूस होता है तभी वो क्या होता है, हार्ड होता है, राइट। और जब वो हार्ड होता है, हार्ड होने के साथ उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, श्रिंक होता है। और उसी श्रिंकेज की वजह से जहाँ जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर एयर हो जाती है। मतलब कंक्रीट जैसे जैसे हार्ड होगा उसका मॉइस्चर खत्म होता जाएगा, जहाँ जहाँ मॉइस्चर है वहाँ क्या होता जाएगा, एयर होता जाएगा। और एयर क्या होता है, गैप, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वाइड। एक ऐसा स्पेस जहाँ पर सिर्फ एयर है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड। और जैसे ही आपको वाइड मिले तो चाहे वो प्री टेंशनिंग हो या पोस्ट टेंशनिंग हो,
जो टेंडेंस है उसको स्ट्रेस रिलीज करने का स्पेस मिल जाता है, राइट। आप बस में हो, बहुत भीड़, कदम रखने की भी जगह नहीं है, आप बहुत ऐसे स्ट्रेस से खड़े हुए हो, अचानक आपको एक स्पेस दिखता है, आप वहाँ जाके फ्री खड़े हो जाओ, तो स्ट्रेस रिलीज हो गया ना। सेम अगर कंक्रीट को भी टेंडेंस को भी कंक्रीट में कोई ऐसे वाइड्स मिल जाते हैं जहाँ पर वो अपनी स्ट्रेस रिलीज कर सकता है, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रांसफर होनी चाहिए वो खत्म हो गई, और वो खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट। चलिए थर्ड देखते हैं, दैट इज क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्रीप ऑफ कंक्रीट, जब भी कभी हम कंटिन्यूअस किसी मेंबर में लोड लगाएं तो उसकी शेप परमानेंटली चेंज हो जाती है, इसे हम बोलते हैं क्रीप, राइट। देखो, और ये दोनों में ही होता है, क्योंकि लोड तो लग ही रहा है ना, चाहे वो प्री टेंसिंग हो या पोस्ट टेंसिंग हो, दोनों में ही होता है। एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं हमेशा कोट करता हूँ, जो घर पे कपड़े सुखाने वाली डोरी होती है, आपकी रस्सी होती है, जो भी बोलते हो आप, जैसे ही आप उसमें लोड लगाते हो, हटा दिया आपने परमानेंटली, आपने कई महीनों तक लोड लगाया उसमें, तो जो आप चाहे जितनी टाइट करके बांध लो वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और इसी शेप को बोलते हैं क्रीप। सेम होता है कंक्रीट में भी, जब परमानेंटली बहुत टाइम तक लोड लग जाता है तो क्या हो जाता है, क्रीप आ जाता है। यहाँ पर बनाता हूँ, देखो पहले ऐसा था टेंडेंस, अभी क्या हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया मतलब कि जब आप लोड हटाओगे ना तो ये वापस उस पोजीशन पे आने का स्पेस मिलेगा, और स्पेस मिलेगा तो स्ट्रेसेस क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगी ठीक से, फिर से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, इसका नाम रिलैक्सेशन है लेकिन ये ऐसा रिलैक्सेशन जैसा है नहीं कुछ, दिस इज हैबिट ऑफ स्टील बोलना चाहिए इसे। देखो क्या होता है ना कि आप किसी को किसी भी कंडीशन पे रख दो, अगर आप उसे कई सालों तक या बहुत लंबे समय तक उसी कंडीशन पे रख रहे हो तो वो फिर उसकी आदत बन जाता है वो कंडीशन। आप 2 टाइम खाते हो खाना, एक टाइम खाने लगो और साल भर एक टाइम तक खाते रहो तो आपको वो आदत में आ जाएगा। तो चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन में आप किसी को रखो वो हैबिट हो जाता है। सेम स्टील के साथ भी होता है, आपने बहुत स्ट्रेच करके स्टील को छोड़ दिया, स्टील एक दिन ट्राई करेगा, 2 दिन ट्राई करेगा कि भाई स्ट्रेस रिलीज करने को मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे ये पता लगने लगता है कि भाई यही जीवन है मेरा, है ना, ये मुझे रिलीज करने को मिलेगा नहीं, और उसी को फिर वो अपने रिलैक्स मोड में आ जाता है। फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं ठीक है, इतनी स्ट्रेस मुझे होल्ड करने की करके ही रखना है, फिर वो कोशिश ही नहीं करता है कि वो कॉन्क्रीट में ट्रांसफर करे, राइट। तो धीरे 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 जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है जो हमें चाहिए कंक्रीट में वो कम होती जाती है, और ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे तुरंत नहीं होता है ना। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म लॉसेज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लॉसेज हैं। जैसे क्रीप आपका हो गया, दिस इज लॉन्ग टर्म लॉसेज। जो इलास्टिक शॉर्टनिंग है ये तुरंत हो जाएगी, दैट इज जैसे ही आपने कट किया तुरंत हो जाएगी, ये शॉर्ट टर्म लॉस है। सिमिलरली रिलैक्सेशन ऑफ स्टील इज लॉन्ग टर्म लॉसेज में आ जाता है, राइट। तो बहुत एक टाइम के बाद स्टील अपने आप को ये समझा देता है कि इतनी स्ट्रेस है जो तुम लेके चल रहे हो यही तुमको जीवन भर लेके चलनी है, तो अब ट्रांसफर ना करो, एक्सेप्ट कर लो, राइट। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता है, तो कंक्रीट में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा होता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉस। तो दैट इज द रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। नेक्स्ट इज एंकरेज फेलियर। किसे बोलते हैं, एंकरेज टेक, ओके। ये प्री टेंशनिंग में नहीं होता है, पोस्ट टेंशनिंग में होता है, एंड पोस्ट टेंशनिंग में एंकरेज का ज्यादा काम है। प्री टेंशनिंग में क्या है ना, कंक्रीट भी कुछ बॉन्ड बना के रखता है ना, क्योंकि आपने साथ में पोर किया है, पहले टेंशन दे दिया फिर पोर कर दिया है, तो बिल्कुल कंक्रीट के साथ भी फिक्स है टेंडन, राइट। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में ऐसा नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी किस पे है, एंकरेज पे। अगर आपका एंकरिंग सिस्टम फेल हुआ तो फिर आपका प्री स्ट्रेसिंग भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये लॉस प्री टेंशनिंग में बहुत ही कम होता है, हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन प्री टेंशनिंग में होता है कि आपके एंकरेज की गड़बड़ की वजह से जो आपकी स्ट्रेस ट्रांसफर है वो ठीक से ना हो पाए। एंड द लास्ट इज फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल
लॉस। और ये जो फ्रिक्शनल लॉस है ये भी प्री टेंशनिंग में नहीं होता है, पोस्ट टेंशनिंग में होता है। प्री टेंशनिंग में क्यों नहीं होता है? फिर से क्योंकि बॉन्ड ही है। फ्रिक्शन तो कब होगा? जब स्लाइड होगा। फ्रिक्शन कब होगा? जब ये दो लेयर्स आपस में स्लाइड हो रही है तभी तो फ्रिक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेयर स्लाइड ही नहीं हो रही, और अगर ये लेयर स्लाइड नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन होगा। स्लाइड का मतलब बहुत कम, राइट। नेक्स्ट पोस्ट टेंशनिंग में क्या है, अलग से है। तो जो एंकरिंग प्लेट है ना, जो आपने एंकरिंग सिस्टम लगाया है, उसके और टेंडन के बीच में स्लाइडिंग होती है, राइट। स्लाइडिंग होती है तो वहां पर फ्रिक्शनल लॉस जनरेट होता है। सो आई गेस इतने ही लॉस होते हैं जो मैंने बता दिया, और कुछ नहीं, बट इम्पॉर्टेंट इतने ही हैं। सो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने सारे कवर कर दिए, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, अगर किसी पार्ट में कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे सॉल्व कर पाऊँ। टिल देन हैप्पी लर्निंग। अच्छे से पढ़िए, जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसे रिपीट करके देखो, लिख कर देखो, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।